So this is third session of probability. In this session we are going to learn probability distribution function. So let's start. Probability distribution. First we define random variable and then probability distribution function of रैंडम वेरिएबल. प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आएगी. अब रैंडम वेरिएबल का रैंडम वेरिएबल क्या है? अ फंक्शन डिफाइंड ऑन सैंपल स्पेस ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज नोन एज रैंडम वेरिएबल. इन जनरल रैंडम वेरिएबल एक फंक्शन भी हो सकता है और इसका फंक्शन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है. देख लीजिए, जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है उसके जो एग्जैक्ट आउटकम है वो भी उसके वैल्यू रैंडम वेरिएबल हो सकते हैं. अब हेड टेल के पास तो वैल्यू नहीं है, तो हेड टेल की संख्या कि 10 बार कॉइन टॉस किया गया तो 2 टाइम्स हेड आया होगा. 2 टाइम्स हेड यानी कि हेड का जो आउटकम्स है उसके फंक्शन हो गई. 2 बार 3 बार क्या हेड आना वैल्यू होगा. अब रैंडम वेरिएबल वैल्यू होगा. अब जैसे कि डाई को रोल किया तो उसमें जो है ना डाई की वैल्यू रैंडम वेरिएबल हो सकते हैं, या 2 डाई को एक साथ थ्रो किया गया, दोनों के आउटकम्स का सम 6 या 7 से अधिक हो या 6 के इक्वल एंड 6 से अधिक हो. इस तरह की बात की जाएगी. अब रैंडम एक्सपेरिमेंट के जो आउटकम्स है उस पर फंक्शन डिफाइन की जाएगी. दैट इज कॉल्ड random variable and probability distribution function is function of random variable, right? So in general it is not direct outcomes but it is defined on outcomes. अब समझ में आ गई? समझा दिया ना, सब कुछ समझा दूंगा मैं. Types of random variable: discrete random variable, continuous random variable. Discrete सेपरेट वैल्यू, कंटिन्यूटी ना हो. जैसे डाई को थ्रो किया तो आउटकम्स डिस्क्रीट वैल्यूज है. 1 एक अलग वैल्यू, 2 एक अलग वैल्यू, 3 एक अलग वैल्यू, राइट? तो ये क्या हो जाएंगे? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स हो जाएंगे. एक्सपेरिमेंट नेम क्या है? थ्रोइंग अ डाई. ये एक्सपेरिमेंट हो गया, रैंडम एक्सपेरिमेंट. कुछ भी आउटकम्स आ सकते हैं, राइट? एंड जो वैल्यूज आ रहे हैं वो एक डिस्क्रीट वैल्यू सेट क्रिएट करेगा, राइट? तो ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल कहेंगे, अलग अलग वैल्यू. तो फिर सर कंटिन्यूअस क्या है? कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का है गाइस, वी टेक एग्जांपल ऑफ 1 ग्लास ऑफ वाटर. वॉल्यूम ऑफ ग्लास इज 1 लीटर. एक चिड़िया आ रही है, बहुत सारे आ रही है, उसमें से पानी पी रही है, छत पर रखा हुआ है. 8 बजे हमने पानी भर के रखा था मॉर्निंग में, और 5 बजे तक रखना है. बीच में हम जा कर चेक करेंगे. तो रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ वाटर विच इज केप्ट ऑन द रूफ at any time is a random variable whose value is continuous from 0 liter to 1 liter. कंटिन्यूअस वैल्यू है. कंटिन्यूअस वैल्यू समझ में आ गई. अब मान लिए कि 900 ml बचा हुआ है, तो
उसके बाद वाली भी वैल्यू हो सकती है 900.000000001 900.000000000 सब कंटिन्यूअस वैल्यूज हो गए। तो इस तरह का रैंडम वेरिएबल कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल होता है। द रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द ग्लास टेक्स वैल्यूज फ्रॉम 0 to 1000 ml। ये हो सकते हैं छत पर जब भी जाएंगे इसी में से कोई वैल्यू होगा, सारे वैल्यूज कंटिन्यूअस दिख रहे हैं। हाँ, तो जो डिस्क्रीट होंगे उसके लिए समेशन वाला रूल यूज किया जाएगा, जो कंटिन्यूअस होंगे उसका भाई है इंटीग्रेशन। टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। discrete probability distribution function based on discrete random variable and continuous probability distribution function based on continuous random variable। discrete probability distribution, ये general discrete probability distribution function, binomial discrete probability distribution function, Poisson discrete probability distribution, hypergeometric discrete। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल पे डिफाइंड होते हैं। तो कंटिन्यूअस क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म, नॉर्मल, स्टैंडर्ड नॉर्मल, ये जो है ना आपके कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होंगे। तो एट दिस टाइम वी आर गोइंग टू डिस्कस discrete probability distribution function, which is the function of discrete random variable that takes discrete values। बात समझ में आई मेरे भाई, चीजें क्लियर हुई। कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, जनरल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, जनरल कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, एक्सपोनेंशियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, स्टैंडर्ड नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो अपने गेट में ये और ये चाहिए, ठीक है, और ये तो जनरल है। नाउ वी स्टार्ट डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जनरल डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। तो जितने उसके रैंडम वेरिएबल पॉसिबल्स है उन सब के प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। इन अ टॉसिंग ऑफ कॉइन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 times एग्जैक्टली हेड आउट ऑफ 10 ट्रायल्स, आउट ऑफ 10 टॉसिंग। 10 टॉसिंग कॉइन का किया गया, उसमें एग्जैक्टली 2 बार हेड आई होगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है भाई? एक बार भी नहीं आई होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 0 हेड आउट ऑफ 10 ट्रायल्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड आउट ऑफ 10 ट्रायल्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स आउट ऑफ 10, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड्स आउट ऑफ 10। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 10 हेड्स आउट ऑफ 10। यही ना कुछ होगा। ध्यान से सुन मेरे भाई, या तो एक बार भी जो है ना हेड नहीं आई, या एक बार आई, एक बार भी नहीं आई, काम कंप्लीट हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड, एक बार आई, 2 बार आई, इसी में से ना कुछ होगा। तो अब पूछा जाएगा हेड के बारे में, कुछ भी हो जाए, या हेड आए या न आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? 100%। इसीलिए सबको ऐड करके 100 कर दिया गया। ये याद रहेगा, फॉर्मूला निकाल दिया, डिराइव कर दिया, मैं मुंह से डिराइव कर दिया, राइट। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग पर्टिकुलर रैंडम वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल क्या है यहां पर? हियर रैंडम वेरिएबल इज नंबर ऑफ टाइम्स हेड कम्स अप। ये रैंडम वेरिएबल हो गया, यानी कि यहां पर रैंडम वेरिएबल एग्जैक्ट आउटकम को नहीं बता रहा है, उसकी उस पर बेस्ड फंक्शन को बता रहा है।
random variable in general is a function defined over outcomes of random experiment. बात समझ में आई? अभी डिफाइन किया गया कि नहीं? 2 बार या 3 बार हेड आए, हेड एग्जैक्ट आउटकम को नहीं बता रहा है, उसकी संख्या को बता रहा है। उस पर एक फंक्शन डिफाइन की गई कि कितने टाइम्स जो है ना हेड आ रही है। सो नंबर ऑफ टाइम्स हेड कम्स अप इज अ रैंडम वेरिएबल एंड दिस इज इट्स प्रोबेबिलिटी, या तो 1 बार या 0 बार, 1 बार 2 बार 10 बार, इन सबको ऐड कर देंगे तो क्या मिलेगा? 1। इसी का ये समेशन फॉर्म में बात हो गई। एक्स डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, पीएक्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, ये जो पीएक्स है प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन हो गई, प्रोबेबिलिटी फंक्शन हो गई जो प्रोबेबिलिटी को बताता है। अब इसका एक्सपेक्टेड और एवरेज वैल्यू क्या होगी, यानी जो रैंडम वेरिएबल आ रहे हैं उसकी एवरेज वैल्यू क्या है? एक्सपेक्टेड और एवरेज वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल। बात समझ में आ गई? तो क्या करना है, ऐसे निकालते हैं कोई रैंडम वेरिएबल और उसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कितनी है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, मल्टीप्लाई कर दो और ये समेशन ले लो। दिस विल गिव एक्सपेक्टेड और एवरेज वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल, राइट? एक्सपेक्टेड और एवरेज वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल। देन वेरिएंस अमंग रैंडम वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल में वेरिएशन कितनी है, डेटा की वेरिएशन, डेटा कितना वेरी कर रहा है, तो कैसे निकालेंगे? ई एक्स स्क्वायर। ई एक्स स्क्वायर कैसे निकालते हैं? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, ये कैसे निकाला जाएगा? एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स, ये है आपका ई एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स, इसका जो है ना समेशन। तो दिस इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी रैंडम वेरिएबल के स्क्वायर का एवरेज कितना आएगा, तो इस तरह से निकालते एक्स स्क्वायर पी एक्स, इससे बोलते हैं हम लोग ई एक्स स्क्वायर, राइट? तो ई एक्स स्क्वायर माइनस जो ई एक्स निकाले हो एक्स इंटू पी एक्स, उसका होल स्क्वायर। तो दिस विल गिव वेरिएंस अमंग रैंडम वेरिएबल। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा? वेरिएंस का स्क्वायर रूट। क्लियर? सब कुछ क्रिस्टल क्लियर? आइए हम सब निकाल देते हैं जो अभी लर्न किए हैं। जनरल डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, a 6-face fair dice is rolled a large number of times. The standard deviation of the outcomes is, भाई यहां पर आउटकम्स क्या है? वही हमारा रैंडम वेरिएबल है, बोला है ना स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ आउटकम्स। तो स्टैंडर्ड डेविएशन किससे निकालते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन अमंग रैंडम वेरिएबल्स। तो आउटकम्स ही हमारा रैंडम वेरिएबल है, तो इस बार है वैल्यू इसके पास, यस 1 2 3 4 5 6, 1 की आने की प्रोबेबिलिटी, 1 की आने की जो प्रोबेबिलिटी है 1/6, 2 की 1/6, 3 की 1/6, 4 की 1/6, 5 की 1/6, 6 की 1/6, राइट? तो एक्सपेक्टेड और एवरेज वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल क्या बोला था मैंने? एक्स इंटू पी एक्स, और सबका समेशन कर देना है 1 इंटू 1/6 राइट, प्लस 2 इंटू 1/6 प्लस 3 इंटू 1/6 प्लस 4 इंटू 1/6 प्लस 5 इंटू 1/6 प्लस 6 इंटू 1/6। बात समझ में आ गई? तो कितना आ गया? 7/2। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, तो क्या करेंगे? 1 का स्क्वायर इंटू 1/6 प्लस 2 स्क्वायर इंटू 1/6 प्लस 3 स्क्वायर इंटू 1/6 प्लस 4 स्क्वायर इंटू 1/6 प्लस 5 स्क्वायर इंटू 1/6 प्लस 6 स्क्वायर इंटू 1/6, ये आया। वेरिएंस अमंग रैंडम वेरिएबल्स, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होल स्क्वायर, ये आपका जो है ना
वेरिएंस आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, तो ये आ गया। तो इस प्रकार जो है ना डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और उसके प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को जानने के बाद हम एक्सपेक्टेड वैल्यू, एवरेज वैल्यू क्या होगी उस रैंडम वेरिएबल्स की, उसके वेरिएंस क्या होंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होंगे, ऐसे निकालेंगे। याद रखिएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ expectation and variance, let x1 and x2 are two random variables and a and b are constant। तो expected value of a x1 plus b को हम ऐसे कर लेंगे, अलग अलग कर लीजिए, ये तो कांस्टेंट है ना, तो वेरिएबल्स का ना जो वेरी करता है, जिसके डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज होते हैं ना, उसका जो है ना एवरेज और एक्सपेक्टेड वैल्यू कुछ वैल्यू अदर देगा, ये तो खुद कांस्टेंट है, ये इतना ऐड ही हो जाएगा, और ये जो बच्चा ये बाहर निकल जाएंगे ई x1, यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल x1 निकाल लीजिए और फिर ऐसे कर लीजिए। तो इसका मतलब ये होता है ax1 प्लस बी वेरिएंस करना है, तो वेरिएंस में a स्क्वायर वी x1 हो जाएगा। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ax1 प्लस बी x2, तो ये देखो अलग अलग हो जाएगा, a एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x1 b टाइम्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x2। वेरिएंस के लिए बात होगी तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर वी x1 प्लस बी स्क्वायर वी x2 प्लस 2ab को वेरिएंस बिटवीन x1 एंड x2। को वेरिएंस कैसे निकाली जाती है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x1 इंटू x2 माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x1 इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x2। x1 एंड x2 अगर इंडिपेंडेंट है तो इंडिपेंडेंट अगर होंगे वो वेरिएंस जो है ना जीरो हो जाएगा, यानी ये दोनों इक्वल हो जाती है। प्रोडक्ट का जो है ना एक्सपेक्टेड निकालो या अलग अलग एक्सपेक्टेड ले आके मल्टीप्लाई करो, अगर इंडिपेंडेंट हो एक दूसरे से अलग है, इंडिपेंडेंट है, एक हुआ मतलब कि एक के होने से दूसरे पर कोई फर्क ना पड़े, तो ऐसे जो है ना अगर हमारे पास रैंडम वेरिएबल्स है तो उसके जो है ना प्रोडक्ट का एक्सपेक्टेड और अलग अलग एक्सपेक्टेड निकाल कर प्रोडक्ट लो, दोनों सेम वैल्यू देता है, तो इस प्रकार को वेरिएंस क्या हो जाएगा, को वेरिएंस बिटवीन दिस टू इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स जीरो हो जाएंगे, और इस प्रकार जो है ना केवल इतना ही बचेगा। नाउ द मोस्ट अवेटेड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज बाइनोमियल probability distribution. Binomial distribution is defined for trial or experiment which has only two events, success and failure। किसी इवेंट का होना या किसी इवेंट का नहीं होना, दो ही इसके पास होने चाहिए। ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसके आउटकम्स सक्सेस एंड फेलियर हो। अब इसको समझाते हैं सक्सेस फेलियर क्या है। राइट, आपकी गेट एग्जामिनेशन में आपको जो है ना 50+ मार्क्स हमारे टेस्ट में मुझे देना है, 50+। हमने सिक्का उछाला, अगर आपको हेड आ गया तो 50% मार्क्स आपको मैं ऐसे ही दे दूंगा। राइट, फेल आया तो नहीं दूंगा कुछ भी। अगर 50% मार्क्स आता है तब आप सक्सेस हो जाते हैं, है ना, 50%। नहीं आता है तो आप फेल हो गए, काम बन गया। यानी हेड आया तो आप सक्सेस अचीव कर लिए और टेल आया तो आप फेल कर गए। चलो क्रिकेट पर लेके चलो। ऐसा माना जा रहा है कि इस ग्राउंड पर जो ओपनिंग करेगा, राइट, बैटिंग करेगा, वो जीतता है हमेशा। 100% गारंटी है कि ऐसी जो ना यहाँ की कंडीशनिंग है, जो फील्ड है हमारा, तो जो ओपनिंग करेगा वो 100% विन करेगा, सक्सेस अचीव करेगा। चलिए अब टॉसिंग करते हैं। हेड आया तो पक्का जो है ना टीम जो है ना जिसको हेड आया वो सक्सेस करेगा, और नहीं आया तो फेल करेगा। बात समझ में आ गई? तो वो एक्सपेरिमेंट जिसके दो ही इवेंट्स हो, सक्सेस और फेलियर,
राइट। उस एक्सपेरिमेंट के लिए ही बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन डिफाइन किया जाता है। बात समझ में आया मेरे भाई? तो मान लीजिए कि सक्सेस की प्रोबेबिलिटी पी है, तो फेलियर की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? पी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, तो फेलियर की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस पी हो जाएगी। इसको हमने क्यू नाम दे दिया। तो दो ही इवेंट्स है, पी एंड क्यू, सक्सेस इवेंट, फेलियर इवेंट। दोनों में से कोई हो जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? 100% दोनों में से ही कोई ना कोई होगा, इसीलिए ये 1 आएगा। एडिशन और रूल ऑफ काउंटिंग, पी आ जाए तो भी काम हो गया, क्यू आ जाए तो भी काम हो गया, तो इसलिए दोनों को ऐड कर देंगे। पी प्लस क्यू की वैल्यू 1 जोड़ लो, 1 आ रही है। A random variable is said to be binomially distributed when experiment satisfies the following 3 assumptions of Bernoulli trials. वो random variable binomially distributed होता है, ये following condition को satisfy करे। Only 2 outcomes are possible, success and failure. उस random variable का ही हम binomial distribution कर सकते हैं। Probability of success and failure remain same from trial to trial. एक बार ट्रायल किया तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी एंड फेलियर की प्रोबेबिलिटी जो भी है दूसरे ट्रायल में भी वही होगी। अब इसको समझा देता हूं। हम 10 टाइम्स कॉइन को टॉस करेंगे। पहले टॉस में हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल की प्रोबेबिलिटी नॉट हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2। हेड नॉट हेड, हेड सक्सेस नॉट हेड फेलियर, दो ही इवेंट्स हैं इस एक्सपेरिमेंट का। इसका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आप कर सकते हैं। तो पहले ट्रायल में हेड की प्रोबेबिलिटी एंड नॉट हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2 1/2 है। दूसरे ट्रायल में भी यही है, तीसरे ट्रायल में भी यही है। पूरी की पूरी जो 10 ट्रायल्स है, 10 एक्सपेरिमेंट है, इन सब में हेड एंड नॉट हेड की प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं हो रहा है, सेम है। राइट। तो अगर बैग में जो ना 2-3 कलर का बॉल्स रखा हुआ है, एक बॉल निकाला, पहला एक्सपेरिमेंट किया, इस बॉल को फिर डालो उसके अंदर, अदरवाइज नेक्स्ट टाइम प्रोबेबिलिटी जो होगी ना वो चेंज हो जाएगी। बॉल निकाला डाला, बॉल निकाला डाला, फिर निकाला डाला, फिर उस पर बात की जा रही है। राइट। एग्जाम्पल ऑफ बर्नौली ट्रायल्स, थ्रोइंग ऑफ डाइस। प्रोबेबिलिटी जो है ना किसी भी नंबर के अपीयर होने का हर ट्रायल में सेम रहेगी। टॉसिंग ऑफ कॉइन, सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ फाइनाइट पॉपुलेशन। जैसे सैंपलिंग की बात की जा रही है, फाइनाइट पॉपुलेशन है। जैसे हम बॉल का ही एग्जांपल लिए थे कि एक बैग में जो है ना 2-3 कलर का जो है ना सब उसको रेड कलर जो है ना 5 है, ब्लैक कलर जो है ना 3 है। एक एक्सपेरिमेंट में, एक्सपेरिमेंट क्या है? एक बॉल निकालना बैग से। राइट। तो बोला जाएगा कि भाई हम 5 बार हाथ डाले हैं विथ रिप्लेसमेंट। एक बार डाले फिर डाल दिया, निकाला और डाल दिया। तो हमने 5 टोटल बॉल जो है ना 5 और 5 रेड है और 3 ब्लैक ले लीजिए, 5 3 8 आपके जो है ना बॉल्स है। तो फाइनाइट पॉपुलेशन है कि नहीं? इसमें से जो है ना हम सैंपल के तौर पर हमने एक बॉल निकाला, 5 बार हमें हाथ डालना है निकालना है, लेकिन हर बार जो है ना बॉल को उसमें फिर डाल देना है। तो रेड की प्रोबेबिलिटी हर बार सेम रहेगी कि नहीं? 5/8। नॉट रेड की प्रोबेबिलिटी हर बार सेम रहेगी कि नहीं? 3/8। तो सैंपलिंग कर रहे हैं हम, कोई चीज जो है ना ऐसे ड्राइंग कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी जो है ना चेंज नहीं हो रही है अगर रिप्लेसमेंट कर दिया गया। फाइनाइट पॉपुलेशन है, इनफाइनाइट पॉपुलेशन है। अब अपने पास फ्रेंड्स जो है ना एक ट्रक जो है ना राइस है, पैडी नहीं राइस है। राइट। उसके जो है ना आउटर कवरिंग को हटा दिया गया है। ठीक। हमें सैंपल निकालनी है ताकि मैं बताऊं कि इसमें ब्रोकन राइस कितना परसेंटेज है। एक मुट्ठी
हाथ डाला और निकाल लिया, और फिर सबको काउंटिंग कर रहे हैं कि जो है ना हमारा जो है ना ब्रोकन राइस इसमें कितना है। ऑन एन एवरेज हम बता देंगे कि पूरे में कितना, उतने में देख लेंगे, उतने 100 ग्राम का सैंपल निकाला हमने, सैंपलिंग हो रही है, सैंपलिंग हो रही है, कितना है राइस, इनफाइनाइट राइस है वहां पर, एक ट्रक राइस है, तो सैंपल हम 100 ग्राम निकाल रहे हैं। अब 100 ग्राम में हम देखेंगे कितना ग्राम ब्रोकन राइस है, तो ऑन एन एवरेज हम बोल देंगे कि नहीं कि पूरे ट्रक में कितना केजी राइस ब्रोकन होगा। तो यहाँ पर सैंपलिंग जो है, जो सैंपल निकाल रहा हूँ 100 ग्राम का, वो जो है ना इनफाइनाइट पॉपुलेशन से हो रही है, तो रिप्लेसमेंट करने की जरूरत नहीं है। हमने एक बार 100 ग्राम निकाला, 100 ग्राम निकाला, इसमें काउंट कर लिया कितना ग्राम ब्रोकन है, उसको खा जाइए, पॉकेट में रख लीजिए, चावल बना लीजिए, सब्जी के साथ खा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरे बार हाथ डालिए, उसमें 100 ग्राम डालने की जरूरत नहीं है, रिप्लेसमेंट करने की जरूरत नहीं है, तो डालिए। दूसरा ट्रायल करने जा रहा हूँ, दूसरा एक्सपेरिमेंट करने जा रहा हूँ, दूसरा सैंपल निकालने जा रहा हूँ, तो पहले की रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं है क्योंकि इस पॉपुलेशन इनफाइनाइट है। फिर उसमें हम देखेंगे कि अब कितना ग्राम आया, लगभग उसी के आसपास आएगा। तो ये जो है ना ग्राम ऑफ रैंडम वेरिएबल डिफाइन करो, ग्राम ऑफ ब्रोकन राइस इन द सैंपल ऑफ 100 ग्राम राइस, ये हमारा जो है ना जो निकाल रहे हैं वही हमारा रैंडम वेरिएबल हो गया। तो रैंडम वेरिएबल की जो वैल्यू जाएगी, ब्रोकन राइस का कितना अमाउंट है इन द सैंपल ऑफ 100 ग्राम, वो रैंडम वेरिएबल की जो वैल्यू होगी थोड़ी थोड़ी डिफर करेगी कि नहीं। पहले में 10 ग्राम आया तो दूसरे में 10.2 ग्राम आ जाएगा, वेरी करेगी कि नहीं, करेगी ना वेरी। बात समझ में आ गई, पूरी की पूरी सेट कर दिया मैं। सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम इनफाइनाइट पॉपुलेशन, तो यहां पर जो है ना वो हो गई। अब ये प्रोबेबिलिटी, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी इसका डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं आप, बता देंगे भाई इतना ग्राम से अधिक आने की क्या प्रोबेबिलिटी है किसी ट्रायल में, ऐसे ऐसे बात करेंगे। बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, लेट एक्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ सक्सेसेस दैट अकर्स इन एन ट्रायल्स, यानी कि कोई इवेंट, सक्सेस इवेंट इन ट्रायल में एक्स बार हुआ है। 10 बार हमने क्वाइन को टॉस किया, हर टॉसिंग में क्यों देखो 10 बार क्वाइन टॉस किया और हेड आना हमारा सक्सेस है और हेड नहीं आना हमारा फेलियर है। 2 इवेंट हो गई इस एक्सपेरिमेंट की। ट्रायल टू ट्रायल पूरे ट्रायल्स में सक्सेस एंड फेलियर की प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं हो रही है, हो गई बात समझ गए ना। तो बाइनोमियल जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे इस पर डिफाइन किया जाएगा कि 10 ट्रायल में 5 बार हेड आई होगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। दिस इज ऑब्टेन्ड विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग x हेड्स आउट ऑफ n ट्रायल्स, ऐसे बोलते हैं। क्या लिखेंगे, NCX प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रेज टू द पावर ये वाला इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर दिस माइनस दिस n माइनस x, निकाल के दे दिया। ये है, ये फंक्शन जो है ना x का, x चेंज करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 टाइम्स 6 टाइम्स हेड आउट ऑफ 10 ट्रायल्स, तो ये वेरी कर रहा है कि नहीं, वेरिएबल हो गया कि नहीं। तो इस तरह का इंफॉर्मेशन ये देता है। बात समझ में आ गया मेरे भाई। डियर फ्रेंड्स, मीन जो वैल्यू होते हैं, यहां पर जो रैंडम वेरिएबल्स है, एक बार हेड आना, एक बार भी हेड नहीं आना, 2 बार हेड आना, 3 बार हेड आना, 1 बार आना, 4 बार आना, 5 बार आना, 6 7 8 9 10 ट्रायल में, इन सबका जब मीन निकालोगे, सबका जब मीन निकालोगे तो आता है नंबर ऑफ ट्रायल्स इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इवेंट, एनपी आती है, मीन ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ, यानी कि 0 आया, 0 बार हेड आया और राइट 0 बार हेड आया और 0 बार हेड आया 10 ट्रायल में और 0 बार हेड की प्रोबेबिलिटी प्लस 1 बार हेड आया और 1 बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी प्लस, ऐसे ही ना एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालते हो आप,
x इंटू पी एक्स उसकी प्रोबेबिलिटी। तो ऐसे करके जब आप सॉल्व करोगे, जाओगे जो है ना बुक में देखोगे, मैथमेटिक्स के बुक में, तो ऐसे सॉल्व करके ये लाया गया है। तो ये मीन एनपी होती है, नंबर ऑफ ट्रायल्स, नंबर ऑफ टाइम्स एक्सपेरिमेंट जो परफॉर्म किया गया है वो है, और सक्सेस की प्रोबेबिलिटी। वेरिएंस जो होगी एन पी क्यू, इन तीनों का प्रोडक्ट होगा। स्टैंडर्ड एविएशन इससे का स्क्वायर रूट हो जाएगा, इतना याद रखिएगा, ठीक है। A fair dice is thrown 10 times. What is the probability of getting exactly 2 sixes? 6 आने की प्रोबेबिलिटी डाइस के थ्रोइंग में कितनी होती है? 1/6। यही हमारा सक्सेस इवेंट है। 6 की प्रोबेबिलिटी 1/6 होती है, और इसकी नहीं आने की प्रोबेबिलिटी, यही हमारा सक्सेस इवेंट, सक्सेस इवेंट ले लीजिए P, एंड फेलियर इवेंट जो है ना क्या हो जाएगा 1 - P, दैट इज 1 - 1/6, 5/6। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 6s आउट ऑफ 10 throwing? 10 C2 P raised to the power 2 Q raised to the power 10 - 2। बस हो गया, खट 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 खट, समझ में आ रही है? P0 + P1 + P3 P4 डॉट, ये तो बोला ही है। It is known that a screw produced by certain company will be defective with probability 0.01 independent of each other। हाँ, मतलब कि कंपनी के द्वारा जो स्क्रू प्रोड्यूस की जा रही है उसकी जो प्रोबेबिलिटी 0.01 है, जब भी बनाई जा रही है, पिछले वाला का दूसरे पर इफेक्ट नहीं है। द कंपनी प्रोड्यूसेस द स्क्रूज इन पैकेजेज ऑफ 10। एक पैकेट में जो है ना 10 स्क्रू डाल रही है, राइट। और स्क्रू के डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.01। तो 10 स्क्रू हमारा जो है ना नंबर ऑफ ट्रायल्स हो गया, एंड ऑफर्स अ रिप्लेसमेंट गारंटी दैट अ लिस्ट 2 ऑफ द 10 स्क्रू इज डिफेक्टिव। व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ पैकेजेज सोल्ड मस्ट बी कंपनी रिप्लेसेस? क्या गारंटी दे रहा है कि अगर एक पैकेट में यानी 10 स्क्रू में कम से कम अगर 2 खराब हुआ तब हम आपको रिप्लेस करेंगे। तो वही पूछा जा रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो कंपनी पैकेट सोल्ड कर चुका है उसको रिप्लेस करेगा। तो डियर फ्रेंड्स, एन क्या हो गया? 10 स्क्रूज है, और हमारा जो है ना पी क्या है? पी जो है स्क्रू का डिफेक्टिव होना, और क्यू क्या हो जाएगा? 1 - P। कम से कम 2 स्क्रू खराब हो तभी जो है ना वो रिप्लेस कर रहा है। तो 10 में से, है ना, 10 में से 2 की खराब होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 10 में से 3 की खराब होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? सबको ऐड करते जाओ, यही रिप्लेसमेंट की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। डॉट 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 प्लस P10, यह मुझे चाहिए। लेकिन हम जानते हैं इसमें P0 प्लस P1 जोड़ दूं तो ये बन जाता है 1। हमें ये वैल्यू चाहिए, तो क्या करेंगे? 1 - P0 - P1। P0 10 में से 0 खराब हो, 10, ये P0 है आपका, 10 में से आपका 1 खराब हो, 10C1 P raised to the power 1 Q raised to the power 10 - 1। रखो यहां, आंसर निकालो। अटैक टाक। कंटेंट बना के इसलिए लाता हूं ना, जल्दी जल्दी होगा। क्वेश्चन लिखूंगा मैं, उसको सॉल्व करूंगा, कैलकुलेटर चलाऊंगा, इफेक्टिवनेस खराब होगी। समझाने में थोड़ी मैं कोई कसर छोड़ता, समझाता नहीं क्या, लिख के समझाता हूं, सॉल्व करता हूं प्रॉब्लम को फिर से, लेकिन हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती, हमारा हो जाता है। तो ये ऐसे थोड़ा ही हुआ है, ये सब टाइप किया गया है।
हाँ, बहुत मेहनत लगती है। इसलिए ना आप ढूंढते ना एक्सपीरियंस्ड टीचर चाहिए मुझे, 10 साल का एक्सपीरियंस। इस सब एक्सपीरियंस से ही कंटेंट बना है और इतना जो है ना फ्लो बना है। अब पहले ही बार पढ़ा के रिकॉर्ड करके डाल दिए, बस चल रहा है। पहले बार पढ़ाए थे तो गलत कितना उसमें पढ़ाए होंगे ये जान लीजिए। या कम पढ़ाए होंगे। हम हमेशा इंप्रूव करते हैं, कंटेंट हमेशा इंप्रूव करते हैं, हमेशा लर्न करते हैं और साउंड होते जाता है बार 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 बार। आपको तो एकदम जबरदस्त चाहिए ना, कम चलाऊ थोड़ी चाहिए। कम चलाऊ होता तो आपस में आप फ्रेंड से बात कर लेते, हो जाता है। आपको परफेक्ट चाहिए, कम से कम जो है ना 99% परफेक्टनेस चाहिए, 100% तो सब नहीं होता, ऐसा चाहिए। 100 times dice are thrown, how many are expected to fall 6? What is the variance in the number of 6? भाई डाई को जो ना 100 times थ्रो किया गया, तो एक ट्रायल में जो ना 6 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 1/6। नहीं आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 5/6, राइट। तो मीन क्या हो जाएगा रैंडम वेरिएबल का? रैंडम वेरिएबल यहाँ क्या है कि नंबर ऑफ टाइम्स 6 आना, ये हमारा क्या है? रैंडम वेरिएबल है। एक बार भी नहीं आया, एक बार आया, 2 बार आया या 3 बार आया, पूरे 100 के 100 बार आया, तो ये रैंडम वेरिएबल के वैल्यूज है 0 1 2 3 4 5 अप टू 100, राइट। तो मीन क्या आएगा? नंबर ऑफ ट्रायल्स इनटू एक ट्रायल में 6 आने की प्रोबेबिलिटी, ये 17। ऑन एन एवरेज जब आप थ्रो करोगे डाई को, 100 बार जाके थ्रो करना, फेयर डाई एकदम बढ़िया से रोल करके थ्रो करना, ये 17 के आसपास ही जो है ना 17 बार ही आएंगे। वो जाके चेक कर लेना भाई, मैथमेटिक्स और जो है ना एक्चुअल एक्सपेरिमेंट जाके चेक कर लेना। इतना बोल रहा हूँ, 18 19 16 15 इसी के आसपास आएंगे, देख लीजिएगा। उसी इसी के आस पास आएंगे, इतने टाइम्स आएंगे। आप चेक करके हमको बताना कि सर मैंने 100 बार जो है ना लूडो रखे है ना, वो गुट्टी ऐसे हिलाकर जो है ना फेंकना और काउंट करना, 100 बार फेंकना, उसमें काउंट करना कितने बार जो है ना तुम्हारा चिपका के नहीं कीजिएगा, एकदम बढ़िया से हिलाकर, एकदम फ्लैट सरफेस पर, एकदम टाइल्स वाले पर, इसी आसपास जो है ना आएंगे। इतने बार आपका जो है ना 6 आएगा, एग्जैक्ट नहीं, इसी के आसपास। वेरिएंस निकालना है तो NPQ होती है, ये आ जाएंगे। अ बॉक्स कंटेन्स 10 screws, 3 of which are defective। 10 स्क्रू में जो है ना 3 डिफेक्टिव है, ठीक। 2 screws are drawn at random with replacement, निकाल के डाल दी जा रही है। इसलिए डाल दी जा रही है क्योंकि प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव स्क्रू का चेंज ना हो जाए दूसरे ट्रायल में। एक बार हमने निकाला तो डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी भाई? 3 में से 1 आएगी, 3/10। दूसरे बार जो है ना डिफेक्टिव अगर आ गई पहले बार में, तो दूसरे बार में जो है ना डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 2/9 हो जाएगी, जो चेंज हो चुका है, तो इसलिए रिप्लेसमेंट कर दिया गया। अदरवाइज हम इसमें बाइनोमियल नहीं लगाते। द प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ द 2 स्क्रूज डिफेक्टिव विल बी। 2 स्क्रू निकाला गया और दोनों में से कोई भी डिफेक्टिव नहीं है, तो ये सिंपल वाले मेथड से बात समझ में आ गया। डिफेक्टिव कितना है? 3 है, तो नॉन डिफेक्टिव कितने हो गए? 7। तो 7 में से ही एक आना है कितना? 10C1, यानी 7/10। बात समझ में आ गया? फिर उसको उसमें डाल दिया गया, तो फिर 7 के पूरे 10 स्क्रूज हो गए। अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ, पहला नॉन डिफेक्टिव एंड दूसरा भी नॉन डिफेक्टिव, मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ काउंटिंग, उसका भी दूसरे टाइम भी जो है ना नॉन डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो ये सिंपल वाला तरीका हो गया। बाइनोमियल से सॉल्व करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफेक्टिव स्क्रूज
कितना आएंगे 3C1 अपॉन 10C1, 3/10। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉन डिफेक्टिव Q जो है ना हमारा हो जाएगा 1 माइनस 3/10, 7/10, राइट। डियर फ्रेंड्स, n की वैल्यू हमारा 10 है, राइट। और इस हमारा जो ना डिफेक्टिव नहीं आना चाहिए, डिफेक्टिव नहीं आना चाहिए। बात समझ में आया? जो दोनों स्क्रू निकाले हैं, दोनों स्क्रू निकाले हैं, वो दोनों जो ना डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए। दो में से एक भी डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए। तो ये इस तरह बनेगा बाइनोमियल की हेल्प से, p रेज टू द पावर 0 एंड q रेज टू द पावर 2 - 0। ये वाला इजी है, बाइनोमियल से बनेगा। अ लॉट हैज 10% डिफेक्टिव आइटम, 10 items are chosen randomly from this lot। 10% डिफेक्टिव है, 10 items randomly हम चूज किया। द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट एग्जैक्टली 2 of them item chosen are defective। 10 items हमारा हो गया n नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट, उससे निकाला गया लॉट से 10 ट्रायल किया गया, राइट। इसकी प्रोबेबिलिटी, डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी कितनी है? डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी 10/100। दो जो है ना डिफेक्टिव हो, 10 में से 10 जो एक्सपेरिमेंट किए हैं, 10 में से दो जो है ना हमारा डिफेक्टिव हो, p रेज टू द पावर 2 एंड q रेज टू द पावर 10 - 2। ठीक है मेरे बंधु, ठीक है ना? 3 coins are tossed simultaneously, the probability of getting at least one head is, कम से कम एक हेड आए, एक हेड आए, दो हेड आए, तीनों के तीनों हेड आए, तो P1 प्लस P2 प्लस P3 ये मुझे चाहिए। लेकिन P0 जोड़ देंगे तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, यानी इसकी जो वैल्यू होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन हेड, काम हो चुका है, एटलीस्ट वन हेड इज आर वर्क। तो वर्क एक हेड हमारा निकल गया तो हो गया कि नहीं, एटलीस्ट वन हेड। अभी भी अपने पास चांस है, इसलिए ऐड करेंगे। दो हेड भी आ जाए तभी भी इस बात को जस्टिफाई कर रहा है, तीनों के तीनों हेड आ जाए तो ये हमें चाहिए, लेकिन इसको जोड़ देते हैं तो ये 1 हो जाती है। तो इसकी वैल्यू क्या, 1 माइनस P0। P0 क्या हो जाएगा भाई, 3 आउटकम्स आ रहे हैं, 3 में से 0 जो है ना हमारा हेड, 0 टाइम्स हेड, हेड की आने की प्रोबेबिलिटी और हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी हो गया। अब इसको 1 में से सब्सट्रैक्ट कर लीजिए। समझ में आ रहा होगा, हम समझ रहे हैं, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। कंसिडर्ड एन अनबायस्ड क्यूब डाइस with opposite faces colored identically and each face colored red, blue and green, such that each color appears only 2 times of the dice. If the dice is thrown thrice, the probability of obtaining red color on the top face at least twice is, right। तो फ्रेंड्स जो है ना, रेड अगर किसी फेस पर है तो उसके सामने वाला जो फेस है, अपोजिट फेस है, उस पर भी रेड है। तो आप थ्रो करोगे तो जो है ना पूरे 6 में से एक है ना, टोटल 6 में 2 पर, 2 फेस पर 6 फेसेस है, तो 2 फेस पर जो है ना हमारा रेड है, कलर जो है ना रेड है। तो रेड की आने की प्रोबेबिलिटी जब एक बार डाइस को थ्रो करेंगे तो 2/6 है, नॉट 1/6, डिजिट के 1/6 ये हो गई। नहीं रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, ये हो गई। एट लीस्ट 2 बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, राइट। 3 बार हमने डाइस को थ्रो किया तो बस 3C2, एटलीस्ट 2 बार, तो 2 बार भी आ जाए या तीनों के तीनों बार आ जाए तो P2 प्लस P3 करेंगे, राइट। 3C2 ये किया और ये किया, समझ में आई। एटलीस्ट 3 बार जो है ना हमको डाई को थ्रो करना है, कम से कम 2 बार जो है ना रेड आ जाए, राइट। 2 बार रेड आ जाए या 3 बार भी रेड आ जाए तो एटलीस्ट 2 रेड का जो है ना बात जस्टिफाई हुआ कि नहीं। 2 भी आ जाए, 2 बार रेड आ जाए या 3 ट्रायल में तीनों बार रेड आ जाए तो 3C2 P रेज टू द पावर 2 Q रेज टू द पावर 3 - 2, 3C3 P रेज टू द पावर 3 Q रेज टू द पावर 3 - 3 दैट इज 0। तो ये ऐड कर दीजिएगा, हो गया।
अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड इंडिपेंडेंटली 4 टाइम्स, 4 बार जो है ना टॉस करना है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट, द नंबर ऑफ टाइम्स हेड शो ऑफ इज मोर देन द टेल शो ऑफ, 4 बार करना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स जो है ना 4 बार हेड आ गया तो टेल से तो ज्यादा है ही, टेल आया ही नहीं, ये भी सही है, काम हो गया। अनदर वे है 3 बार हेड आ गया और 1 बार टेल आ गया, ये भी जो ना सत्यापित कर रहा है कि जो नंबर ऑफ टाइम्स हेड शो ऑफ इज मोर देन द टेल शो ऑफ। 2 बार हेड 2 बार टेल ये नहीं चलेगा, हेड जितने बार आ रहा है उसकी संख्या टेल के आने की संख्या से ज्यादा होना चाहिए। 1 बार हेड और 3 बार टेल ये भी नहीं चलेगा, 1 बार भी हेड नहीं और 4 बार टेल ये भी नहीं चलेगा, यही दोनों चलेगा। 4 बार हेड और 0 बार टेल, काम कंप्लीट हुआ। 4 बार हेड और 0 बार टेल, 4 बार में 4 बार हेड 0 बार टेल, हेड की संख्या जो है ना टेल से ज्यादा है। 3 बार हेड एंड 1 बार टेल भी एक ऑप्शन है, इसलिए यहां पर एडिशन रूल ऑफ काउंटिंग लाएंगे। 3 बार हेड एंड 1 बार टेल, यहां पर मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ काउंटिंग लाएंगे। 4 ट्रायल है, चारों ट्रायल में पहला में भी 1 हेड, दूसरा में भी हेड, तीसरा में भी हेड, चौथा में भी हेड। पहला काम हो गया, अब दूसरा पर आते हैं, मतलब काम हो चुका है। स्टिल वी हैव अनदर वे टू गेट नंबर ऑफ टाइम्स हेड ग्रेटर देन नंबर ऑफ टाइम टेल्स। तो अब इसको देखते हैं, पहले बार में हेड, दूसरे बार में हेड, तीसरे बार में हेड, चौथे बार में टेल कर दो, ये आंसर आ गया। सेकेंड मेथड देखिए, 4 के 4 बार जो है ना चारों ट्रायल में चारों बार क्या आ गया है, हेड आ गया। हेड के आने की प्रोबेबिलिटी, नहीं आने की प्रोबेबिलिटी, पावर समझ रहे हैं, ठीक। 3 बार जो है ना हेड आया, राइट, हेड के आने की प्रोबेबिलिटी, नहीं आने की प्रोबेबिलिटी, और 1 बार जो है ना मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ 1 बार टेल आया। ऐसे भी कर सकते हैं बाइनोमियल से, इट्स वेरी सिंपल ना, बहुत सिंपल। ये लास्ट हमारा जो है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल पर डिफाइंड हाइपर जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। इफ प्रोबेबिलिटी चेंजेस फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल, अगर हम रिप्लेसमेंट नहीं करेंगे, एक बार निकाला छोड़ा नहीं उसके अंदर फिर, तो प्रोबेबिलिटी जो ना ट्रायल टू ट्रायल चेंज करेगा। तो एक जो कंडीशन थी बाइनोमियल की, यहां पर क्या हो गई, मिसिंग हो गई। इसलिए ऐसे प्रॉब्लम को हम हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से करेंगे, वो हाइपर ज्योमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। वैसे रैंडम वेरिएबल जिसके प्रोबेबिलिटी, जिस एक्सपेरिमेंट के प्रोबेबिलिटी ट्रायल टू ट्रायल वेरी कर जाए, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन गेट्स वायलेटेड। इन सच केसेस हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन इज यूज्ड। अब इसके लिए इस टेक्निक है, इस तरह से सॉल्व करते हैं। अ बॉक्स कंटेन्स 20 डिफेक्टिव आइटम्स एंड 80 नॉन डिफेक्टिव आइटम्स। टोटल 100 आइटम है, 20 डिफेक्टिव एंड 80 नॉन डिफेक्टिव। इफ 2 आइटम्स आर सिलेक्टेड, इसमें इस 100 में से 2 आपको निकालनी है, 2 निकालनी है। सिलेक्टेड एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट नहीं किया तो पहली बार निकाले होंगे तो कुछ और प्रोबेबिलिटी रहेगी किसी इंसिडेंट की, इवेंट की, और दूसरी बार करेंगे कुछ और हो जाएगी, बदल जा रही है। बाइनोमियल नहीं लगेगा यहाँ पर हाइपर ज्योमेट्रिक यूज करेंगे। व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आइटम विल बी डिफेक्टिव, दोनों के दोनों हमारा डिफेक्टिव हो, यानी कि 2 निकाला, दोनों के दोनों डिफेक्टिव हो और 0 नॉन डिफेक्टिव हो, ऐसे बनाएंगे एकदम। 100 टोटल है जिसमें 20 डिफेक्टिव है, 80 नॉन डिफेक्टिव है। 2 हमने निकाला जिसमें दोनों के दोनों डिफेक्टिव हो गया और 0 नॉन डिफेक्टिव हो गया। कुछ करना धरना नहीं है, 20 C2, राइट, 20 में से ये 2 आया होगा ना, डिफेक्टिव में से ही दोनों आया होगा, काम पूरा नहीं हुआ है। इस 80 में से एक भी नहीं आना चाहिए डिफेक्ट, है ना, मतलब इस 80 में से, इस 80 में नॉन डिफेक्टिव है ना, इस नॉन डिफेक्टिव में से 0 नॉन डिफेक्टिव आना चाहिए, यानी पूरी की पूरी दोनों के दोनों डिफेक्टिव है। तो 20 C2 इंटू 80 C0 मल्टीप्लाई कर दिया, 100 C2 डिवाइड कर दो। इस तरह से जो है ना हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन काम करते हैं, राइट। अ बॉक्स कंटेन्स 5 ब्लैक एंड 5 रेड बॉल्स। The 2 balls are randomly picked one by one from the box without replacement.
violated. One condition of binomial distribution is violated. Here, probability of event changes trial to trial. इसलिए हाइपरज्योमेट्रिक यूज करें. द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ द बॉल्स बी रेड विल बी. भाई दो बॉल निकालना है और दोनों जो है ना रेड हो, यानी कि इसी 5 में से ना वो 2 आया होगा, और इस 5 में से 0 आया होगा, डिवाइडेड बाई 10 में से 2 निकाला होगा. लग गया. और ये रिप्लेसमेंट नहीं किया. अब सिंपल वाले से करेंगे तो 5 में से जो है ना 2 बॉल निकाली है ना, मतलब रेड बॉल होनी चाहिए. हाँ, द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ द बॉल्स बी रेड. तो पहले हमने हाथ डाला तो रेड की आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 5/10. वो रेडवा अपने पॉकेट में रख लिए. अब बॉल कितने बचे? 9 बचे, जिसमें 4 रेड है. अब दूसरे बार हाथ डालेंगे तो रेड अब आएगी, दोनों रेड होनी चाहिए. उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? 4/9. ऐसे होता है जी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन. जहरीला डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है ये. दोनों के स्पेलिंग में डिफरेंस है. इन जो नंबर ऑफ ट्रायल्स बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का था, यहां पर इन्फिनिटी हो जाएगी. बहुत ज्यादा जो है ना ट्रायल्स करेंगे, फाइनाइट ट्रायल्स नहीं है, इन्फिनिटी भेज दो उसको. और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इवेंट को जो है ना लगभग 0 के आसपास कर दो. एक बहुत कम प्रोबेबिलिटी है सक्सेस इवेंट की. और नंबर ऑफ ट्रायल्स जो है ना इनफाइनाइट हो गया, बहुत बार ट्रायल करेंगे, राइट. तब पूछा जाएगा सक्सेस इवेंट की इतने बार होने की क्या प्रोबेबिलिटी है. तो इसका जो है ना प्रॉब्लम आप बाइनोमियल से भी कर सकते हैं और इससे भी करते हैं. वही बाइनोमियल रिड्यूस होकर ये फॉर्मूला बन जाता है. जब ये 2 कंडीशन आप लगाएंगे, जाकर बुक देखिएगा, उसकी जरूरत नहीं थी. n ग्रेटर देन n टेंस टू इंफिनिटी एंड p टेंस टू 0, तो उसकी लिमिट के हेल्प से सॉल्व करके जो रिलेशन लाई जाती है वो ये आती है, राइट. यानी रैंडम वेरिएबल का r टाइम्स होने की प्रोबेबिलिटी, रैंडम वेरिएबल x का r टाइम्स होने की क्या प्रोबेबिलिटी है. दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल एज वेल एज पॉइजन, राइट. तो क्या लिखेंगे? e रेज टू द पावर माइनस m इंटू m रेज टू द पावर r अपॉन r फैक्टोरियल. राइट. जहां m क्या है? मीन है, और np होती है वेरिएंस एंड मीन दोनों इक्वल होगा इस वाले केस में, तो ये भी np हो गया. m क्या है? एवरेज नंबर ऑफ अकरेंसेस ऑफ एन इवेंट इन एन ऑब्जर्वेशन पीरियड डेल्टा टी. और अल्फा क्या है? एवरेज नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट पर यूनिट टाइम. तो डेल्टा टी है तो अल्फा इंटू डेल्टा टी क्या हो जाएगा? m हो गया. एवरेज नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट इन ऑब्जर्वेशन पीरियड. अब पर यूनिट टाइम जो है ना, पर यूनिट टाइम होने की जो ना उसकी एवरेज जो है अकरेंस होने, जो एवरेज नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट पर यूनिट टाइम में कितने बार अकर कर रहा है ऑन एन एवरेज, तो डेल्टा टी टाइम में कितना होगा, राइट. ये ऑब्जर्वेशन पीरियड है, डेल्टा टी टाइम में कितना होगा वो m है. अल्फा m समझ में आ गया? वही आप पुट करेंगे. दिस इज लास्ट स्लाइड ऑफ थर्ड सेशन. A certain airport receives on an average 4 aircraft per hour. यही हमारा अल्फा है. एवरेज नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट पर यूनिट टाइम अल्फा. यानी कि एयरपोर्ट जो है ना 4 एयरक्राफ्ट रिसीव कर रहा है पर आवर. अल्फा 4 एयरक्राफ्ट पर आवर. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट लैंड्स इन 2 आवर. ऑब्जर्वेशन पीरियड कितना होगा? 2 आवर्स में एक भी एयरक्राफ्ट नहीं लैंड किया होगा उस एयरपोर्ट पर, इसकी प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है 2 आवर्स में. तो m निकाल लो भाई, जो मीन है वो निकाल लो. ऑन एन एवरेज अकरेंसेस ऑफ इवेंट लैंडिंग ऑफ एयरक्राफ्ट ऑन एयरपोर्ट, ये हमारा इवेंट है.
इन ऑब्जर्वेशन पीरियड, तो 4 इंटू 2, एम की वैल्यू 8 आ गई। एक भी एयरक्राफ्ट नहीं आया होगा, एक्स की वैल्यू क्या हो गई, एक्स जो आर है हमारा, उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई, खत्म। ई में मारो रे, तो रख दीजिए, वैल्यू हो गया। द नंबर ऑफ एक्सीडेंट अकरिंग इन अ प्लांट इन अ मंथ फॉलो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विथ अ मीन ऑफ 5.2। किसी मंथ में, ऑब्जर्वेशन पीरियड यहां पर मंथ हो गया, किसी मंथ में जो नंबर हो रही है एक्सीडेंट की, उसका जो है ना मीन निकाला गया, तो इतना आया 5.2। इतने टाइम्स जो है ना एक्सीडेंट हो रही है किसी प्लांट में, आदमी के साथ चाहे मशीन के साथ। द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंसेज ऑफ इंसिडेंट लेस देन 2 इन अ प्लांट ड्यूरिंग रैंडमली सिलेक्टेड मंथ इज, 2 से कम किसी महीना में एक्सीडेंट हुई होगी उस प्लांट में, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो भाई ड्यूरिंग रैंडमली सिलेक्टेड मंथ, तो यहां पर ऑब्जर्वेशन पीरियड जो है 1 मंथ है, एक ही मंथ में आपसे पूछा जा रहा है। एंड पर मंथ एवरेज नंबर ऑफ अकरेंसेस ऑफ इवेंट पर यूनिट टाइम कितना, पर मंथ कितनी हो रही है, 5.2, राइट। ये है एम है, अल्फा भी वही है, अल्फा भी वही है, एम भी वही है। देखो ना, जब एम निकालते हो तो क्या लिखते हो, ये पर यूनिट, पर मंथ हमारा पर यूनिट टाइम हो गई, और एम क्या होता है, अल्फा इंटू ऑब्जर्वेशन पीरियड 5.2, राइट। 2 से जो है ना क्या बोला, लेस देन टू, यानी कि एक बार भी नहीं हुआ हो एक्सीडेंट, जो लेस देन 2 है सेटिस्फाई हो गया, और एक बार हुआ हो, एडिशन रूल ऑफ काउंटिंग निकल जाएंगे। क्या निकालोगे आप, या जो है ना लिखो, यहाँ आर की वैल्यू 0 हो गई, यहाँ आर की वैल्यू 1 हो गई, और एम की वैल्यू आपको इतना है। ई में मारो रे प्लस एडिशन रूल ऑफ काउंटिंग लगेगी, दिस इज द एंड। तो बहुत ही इंजॉय किए होंगे, मैं ऐसा सोच रहा हूं। अगर है अब पावर, तो हम इधर से पावर लगाते हैं, एक और सेशन हो जाए, छोड़ दो छोड़ दो, संडे यूटिलाइज हो गया। तो गाइस वेस्ट ऑफ दिस सेशन है, अब जाइए, अब तो जाइए, सवेरे उठ के पढ़ना है, वेस्ट ऑफ दिस सेशन है।